हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है, BA प्रोग्राम की एजुकेशन की। ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अगर आपके पास भी ये एजुकेशन नहीं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर कर रहे हैं। एंड मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करवा दी है। एंड चैप्टर नंबर 4 की भी एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। आज हमारी सेकेंड वीडियो होने वाली है चैप्टर नंबर 4 की। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो को छोड़ा था, यानी चैप्टर नंबर 4 का जो हमने पार्ट 1 किया था उसी से आगे चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है औपनिवेशिक भारत में शिक्षा, महिला शिक्षा के संदर्भ तक प्रयास। यानी महिला शिक्षा के संदर्भ में जो प्रयास किए गए थे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, और किस टाइम पे औपनिवेशिक भारत में, यानी जब अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे सेकेंड वीडियो की। यानी हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए थे, इससे आगे की जो क्वेश्चन है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेगम रुकैया साखवत हुसैन और बेगम सुल्तान जहां जैसी मुस्लिम महिला सुधारकों के स्त्री शिक्षा तथा सामाजिक उत्थान में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, जो स्त्रियां थी, मुस्लिम स्त्रियां, उन्होंने भी महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया, जिसमें बेगम रुकैया साखवत हुसैन और दूसरी थी बेगम सुल्तान जहां, जिन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ाया था। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी, बट हमें अभी इन दोनों के ऊपर डिस्कस करना है, इनके योगदान के ऊपर, समर्थन के ऊपर डिस्कस करना है। चलिए देखेंगे प्रस्तावना से। इसमें आप लिखेंगे, औपनिवेशिक काल 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा का क्षेत्र सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा, जहां राजा मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले जैसे पुरुष सुधारकों ने महिला की शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं बेगम रुकैया साखवत हुसैन और भोपाल की बेगम, जिसमें बेगम सुल्तान जहां प्रमुख थी, जैसे मुस्लिम महिला सुधारकों ने भी स्वदेशी संदर्भ में स्त्री शिक्षा के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। देखिए, इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो लेडीज बची थी, क्योंकि ये सारे पुरुष थे तो कुछ लेडीज भी थी जिन्होंने लेडीजों के लिए आवाज उठाई थी, तो हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में समाज में गार्मी और मैत्रीय जैसी शुद्धि महिलाएं थी, किंतु कालांतर में स्थिति बदली और महिला घरेलू भूमिका तक सीमित हो गई और उनके लिए शिक्षा अक्सर अनावश्यक मानी जाती थी। मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा और अन्य रूढ़ि विचारों के कारण स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मुस्लिमों में पर्दा प्रथा भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी। ऐसे ने इन बेगमों ने न केवल शिक्षा के महत्व को पहचाना, बल्कि शिक्षा को सामाजिक प्रगति और महिला सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने रूढ़िवादी सामाजिक विचारों को डटकर मुकाबला किया और शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उन्नति की नींव रखी। यानी इन्होंने भी बहुत सारी रूढ़िवादी या ये कहें बहुत सारे विरोधों का सामना किया, लेकिन फिर भी महिला शिक्षा के लिए एक तरह से आर्थिक और सामाजिक कदम उठाए थे। मुस्लिम महिला सुधारकों का योगदान, प्रमुख बिंदु। अब कौन कौन सी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने योगदान दिया, तो पहले हम देखेंगे बेगम रुकैया का संस्थागत प्रयास और नेतृत्व किस तरह से। बेगम रुकैया साखवत हुसैन एक प्रमुख मुस्लिम समाज सुधार और लेखिका थी। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना करना था, जिसमें साखवत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल प्रमुख है। विभाजित बंगाल में मुस्लिम समुदायों के भीतर बेगम रुकैया को महिला शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। यानी बेगम रुकैया ही पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने न केवल स्कूल स्थापित किए बल्कि सक्रिय रूप से शिक्षा के प्रसार का कार्य भी किया। उनके प्रयासों ने ब्रिटिश शासन के दौरान मुस्लिम समुदायों में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्दा प्रथा के तहत शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से बेगम रुकैया ने उन सामाजिक बाधाओं
को समझा जो मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोकती थी, जिसमें पर्दा प्रथा प्रमुख थी, यानी सबसे ज्यादा प्रमुख पर्दा प्रथा थी। उन्होंने पर्दे का कड़ा विरोध करने के बावजूद इसे मानने वाली लड़कियों को स्कूल आने जाने में सुविधा प्रदान की। यानी देखिए ये पर्दा प्रथा का विरोध करती थी, लेकिन जो लड़कियां इन्हें मानती थी, पर्दा प्रथा को मानती थी, उनके लिए स्कूल आने जाने की इन्होंने जो व्यवस्था थी वो भी की थी, ताकि वो लोग भी पढ़ सके। उन्होंने बंगाली मुस्लिम परिवारों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए घर घर जाकर मनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पहले घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी और बाद में खिड़कियों पर पर्दे वाली मुफ्त बस सेवा की व्यवस्था भी की, ताकि लड़कियां स्कूल आने जाने के दौरान पर्दे का पालन कर सकें और कोई भी उनसे ये ना कहे कि तुम्हें मुस्लिम हो तो पर्दा करना चाहिए, तुम्हें एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने एजुकेशन दिलाने के लिए पर्दा प्रथा का भी पूरा बंदोबस्त किया था। यह एक व्यवहारिक कदम था जिससे रूढ़िवादी वर्गों के विरोध के बावजूद शिक्षा को संभव बनाया गया। यानी देखिए कोई भी मुश्किल काम या कोई भी टास्क क्यों ना हो, उसको कंप्लीट करने के एक नहीं बहुत सारे वे होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो हमें सेकंड वे ढूंढ लेना चाहिए, वही इन्होंने किया था। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यापार और व्यवहारिक पाठ्यक्रमों का निर्माण किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे बेगम रुकैया ने केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित न रहकर एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया। उनके पाठ्यक्रमों में कुरान, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, शरीयत, प्राथमिक चिकित्सा, पाक कला, सिलाई, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे में खिड़कियों पर पर्दे वाली मुफ्त बस सेवा की व्यवस्था भी की थी, ताकि जो महिलाएं हैं वो आ सकें, ताकि लड़कियां स्कूल आने जाने के दौरान पर्दे का पालन कर सकें। यह एक व्यवहारिक कदम था जिससे रूढ़िवादी वर्गों के विरोध के बावजूद शिक्षा को संभव बनाया जा सका। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे भोपाल की बेगमों का सामूहिक योगदान किस तरह से। भोपाल की बेगमों जैसे कि कुदसिया बेगम, सिकंदरा जहां बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिला शिक्षा और उसके सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया। इन शासकों ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए। उदाहरण के लिए कुदसिया बेगम 1819 से 1837 ने महिला के लिए धार्मिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। सिकंदरा जहां बेगम 1847 से 1868 ने लड़कियों को हस्तशिल्प जैसे व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण देने और बुनियादी शैक्षिक विषयों का ज्ञान प्रदान करने के लिए विक्टोरिया स्कूल की स्थापना की, ताकि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेगम सुल्तान जहां की प्रगतिशील नीति, यानी जो बेगम सुल्तान जहां थी इनकी जो प्रगतिशील नीति थी। बेगम सुल्तान जहां 1901 से 1926 ने शिक्षा को सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। उनका मानना था शिक्षित महिला अपने परिवार और समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। 1919 में उन्होंने लेडी मिंटो के साथ मिलकर भोपाल में पहला गर्ल्स स्कूल सुल्तानिया गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन किया। उनका सबसे क्रांतिकारी कदम 1918 में लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना था, जो उस समय एक अत्यंत प्रगतिशील नीति थी। उन्होंने पाठ्यक्रमों में सुधार किया, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, गृह विज्ञान और शिल्प जैसे विषयों को शामिल किया, ताकि लड़कियों को व्यवहारिक शिक्षा मिल सके। यानी ये जो थी इन्होंने ये सारे जो विषय थे उन्हें शामिल किया था शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आत्मनिर्भरता के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण किस तरह से। भोपाल की बेगमों ने महिलाओं को केवल साक्षर बनाने के बजाय उन्हें स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया। अंदर जहां बेगम ने विक्टोरिया स्कूल में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित किए, ताकि व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है वो भी महिला सीख सकें। बेगम सुल्तान जहां ने नर्सों और दाइयों को प्रशिक्षित करने के लिए लेडी मिंटो नर्सरी स्कूल की शुरुआत की। उन्होंने गृह विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करने के विचारों को बढ़ावा दिया, ताकि शिक्षा समुदायों के अधिक लोगों के लिए आकर्षित बन सके और महिला घरेलू मोर्चे पर भी सशक्त हो सके। यानी इन्हें नई जो चीजें थी उन्हें ऐड किया, ताकि जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सकें, उसकी तरफ आकर्षित
हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लेखन और संगठनात्मक माध्यम से रूढ़िवादिता पर प्रहार किस तरह सुधारकों ने अपने लेखन और संगठन के माध्यम से सामाजिक बदलाव की वकालत की ताकि जो समाज है उसमें बदलाव आ सके। बेगम रुकैया ने 1916 में अंजुमन ए खातिन ए इस्लाम इस्लामी महिला संघ की स्थापना की, जिसने महिला शिक्षा पर चर्चा और सम्मेलन आयोजित किया ताकि जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके। शाहजहां बेगम ने तहजीब उन निस्वा महिलाओं का सुधार और तरबियत उल इस्लाम मानवता सभ्यता नामक सुधारवादी पुस्तकें भी लिखी, यानी इन्होंने ये सारी पुस्तकें लिखी थी ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके, जिससे भारत में महिलाओं को पहल विश्वकोश माना जाता है। इन साहित्य प्रयासों का उपयोग मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा के माध्यम को उजागर करने और उनके सामने आने वाली सामाजिक बाधाओं की आलोचना करने के लिए किया गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। बेगम रुकैया, साखवत हुसैन और भोपाल की बेगमों जैसे मुस्लिम सुधारकों ने औपनिवेशिक काल में स्त्री शिक्षा के क्षेत्रों में साहसिक और सार्थक प्रयास किया। उन्होंने रूढ़िवादी सामाजिक मापदंडों को चुनौती दी और शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया था। पर्दा प्रथा जैसी बाधाओं के बीच भी उन्होंने रचनात्मक समाधान निकाले, जैसे कि उन्होंने पर्दा प्रथा को रखा ही और शिक्षा के लिए गाड़ियां लगा दी थी और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। इन प्रयासों ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें शिक्षा के महत्व को अनुभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही महिला शिक्षा को पूरी तरह विकसित होने में समय लगा और यह प्रक्रिया स्वतंत्र भारत में भी जारी है, यानी अभी भी जारी है। उनके कार्य न केवल शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तक सीमित थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त समाज में निर्माण की दिशा में एक क्रांति कदम भी थे। इन्होंने एक तरह से क्रांति ही ला दी थी हमारे सशक्त समाज में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य और पश्चिमी आधुनिकता माध्यम जो संघर्ष उत्पन्न किए उनका विश्लेषण कीजिए तथा उसके भारतीय समाज पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। यानी जो हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य थे उसमें जो पश्चिमी आधुनिक जो शिक्षा आई थी उससे क्या संघर्ष, क्या एक तरह से क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है, मूल्यांकन करना है। चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप क्या लिखेंगे? परिचय में आप लिखेंगे औपनिवेशिक काल वह व्यवस्था थी जिसके तहत शक्तिशाली देश की अन्य क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है, जिसका मूल उद्देश्य औपनिवेशिक क्षेत्र में संसाधनों और श्रम का शोषण करना होता है। लगभग 200 वर्ष तक भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का प्रभुत्व रहा, जिसने भारतीय संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ें गहरी कर ली, यानी अपनी जो जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली थी। ब्रिटिश शासन ने भारत में शिक्षा प्रणाली को एक सीमित दृष्टिकोण से लागू किया। उनका प्राथमिक लक्ष्य प्रशासनिक ज़रूरतों और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना था ताकि जो आर्थिक चीज़ें हैं वो प्राप्त हो सकें। औपनिवेशिक शिक्षा द्वारा उत्पन्न संघर्ष और उसके प्रभाव, यानी क्या संघर्ष हुआ, क्या प्रभाव रहा, इसमें आप लिखेंगे इसी ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं का उन्मूलन किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा नीति ने देशी ज्ञान और कौशल की परंपराओं को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। देशी शिक्षा परंपराओं जो प्रदत्ता ज्ञान, अर्जित अनुभव और संस्कृति के रूप में उभरी थी, उन्हें औपनिवेशिक पाठ्यक्रमों से बाहर रखा गया, यानी जो हमारी भारत की शिक्षा थी उसे औपनिवेशिक शिक्षा में शामिल ही नहीं किया गया। कृष्णा कुमार रेखांकित करते हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा ने पारंपरिक ज्ञान, कला और कौशल को जड़ता और अधोपतन का प्रतीक बना दिया, जिससे वह शिक्षा के लिए अप्रासंगिक हो गए। औपनिवेशिक शासन ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों को उनके अपने समाज और संदर्भ में काट सके या फिर ऐसे संदर्भ में ढाल सके ताकि जो भारतीय हैं वो उनके काम आ सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सांस्कृतिक अलगाव और व्यक्तित्व का निर्माण। किस तरह से जो सांस्कृतिक अलगाव है और व्यक्तित्व है उसका निर्माण हुआ। औपनिवेशिक शासन का लक्ष्य अधीनस्थ औपनिवेशिक नागरिकों का निर्माण करना था जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यह शिक्षा प्रणाली पश्चिमी मूल्यों और विचारों को
पोषित करती थी, जिसमें भारतीय नागरिक देखने में भले ही भारतीय हों लेकिन उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य अंग्रेजों की तरह हों। यानी वो देखने में भारतीय हों पर विचार और सोच से अंग्रेजी हों। शिक्षा की इस प्रक्रिया ने वैज्ञानिकता और सार्वभौमिकता पर जोर दिया, लेकिन यह स्थानीय संस्कृति संदर्भ से कटी हुई थी, जिससे शैक्षिक वर्ग में एक प्रकट और सांस्कृतिक अलगाव पैदा हुआ। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने इस औपनिवेशिक शिक्षा के दुष्परिणामों से भारतीयों को बचाने के लिए शैक्षिक प्रयास किए, ताकि युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहें और स्वतंत्र भारत की कल्पना कर सकें। यानी रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी ने भी योगदान दिए थे, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखे हैं। महिला शिक्षा के संदर्भ में रूढ़िवाद के संघर्ष किस तरह से प्राचीन भारत समाज में गार्गी और मैत्री जैसी रुचियां थी, लेकिन कालांतर में स्थिति बदली और महिला घरेलू भूमिकाओं तक सीमित हो गईं और उनके अक्सर शिक्षा अनावश्यक मानी गई। औपनिवेशिक काल में जब स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, समाज में मिश्रित दृष्टिकोण देखने को मिल गया। रूढ़िवादी वर्ग इसे परिवार और परंपरा के लिए खतरा मानते थे, जो रूढ़िवादी थे। पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों ने महिला शिक्षा में बाधा डाली थी, जिसके लिए विरोध भी किए गए। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद और सावित्रीबाई फूले जैसे सुधारकों ने इन रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दी और महिला शिक्षा की वकालत की, जिससे सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। यानी इन सभी लोगों के योगदान से जो सामाजिक सुधार हैं वो होने लगे। विधायी सुधारों द्वारा सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किस तरह से औपनिवेशिक सत्ता ने मिशनरियों और समाज सुधारकों के प्रसारों से प्रेरित होकर कुछ कानून लागू किए, जिन्होंने सीधी तौर पर पारंपरिक समाज की कठोर प्रथाओं को चुनौती दी। यानी इन्होंने कुछ नियम कानून पारित किए थे, जिन्होंने सीधी तरह से जो एक तरह से कठोर या फिर जो रूढ़िवादिता थी उसे डायरेक्ट प्रभाव किया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम, जो कि 1829 में आया था, ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ने विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार दिया। यह विधायी कदम महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और सामाजिक रूप से सशक्त होने का अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी इन्होंने ही जो महिला की एक तरह से शिक्षा है और सशक्तिकरण है उसे बढ़ाया, और यह सीधे तौर पर पारंपरिक मूल्य के साथ संघर्ष में थे। भले ही इन सुधारों का कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ, यानी कोई बहुत बड़े लेवल पर तो इनका विरोध नहीं हुआ था, ये जो सुधार हुए, क्योंकि सभी को लगने लगा था कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं। महिलाएं तो गलत ही मानती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन में शिक्षा की भूमिका। यानी जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उसमें शिक्षा की क्या भूमिका थी। हालांकि ब्रिटिश शिक्षा का उद्देश्य प्रशासन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन बनाते थे, लेकिन इसका प्रभाव बहुमुखी और प्रत्याशी रहा। शिक्षा ने भारतीयों के भीतर स्वतंत्र और स्वावलंबन के विचार को पोषित किया। उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा और मन्नू भंडारी जैसे शिक्षित व्यक्तियों ने अपने संस्मरण में बताया कि कैसे शिक्षा ने उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। मनु भंडारी के कॉलेज के अनुभव बताते हैं कि कैसे शिक्षित लड़कियों ने स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। यानी इन्होंने अपने जो संस्मरण है उसमें बताया कि लड़कियों ने भी जो स्वतंत्र आंदोलन है उसके लिए भूमिका निभाई थी, जिसके कारण कॉलेज प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार शिक्षा ने वह नींव तैयार की जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध हुई, जो अंग्रेजों की इच्छा के विपरीत थी। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है उसने सशक्त बनाया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला सुधारों का स्वदेशी प्रयास। किस तरह से पारंपरिक सामाजिक बंधनों के बावजूद कई स्वदेशी महिला सुधारकों ने शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की वकालत की। सावित्रीबाई फूले ने 1848 में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय स्थापित किया, ताकि जो लड़कियां हैं वो शिक्षित हो सकें, जो एक क्रांतिकारी प्रयास था। भोपाल की बेगमों कुदासिया, सिकंदर जहां, शाहजहां और सुल्तान जहां बेगम ने पर्दा प्रथा को ध्यान में रखते हुए भी मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया। किस तरह से दिया था ये हमने ऑलरेडी देख लिया। बेगम रुकैया साखवत हुसैन ने मुस्लिम
महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया और पर्दा प्रथा तथा अन्य प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की। यानी इन्होंने भी पर्दा प्रथा और जो अन्य प्रथाएं थी उनकी कड़ी आलोचना की। इन प्रयासों ने पारंपरिक समाज के भीतर से ही बदलाव की मांग को मजबूत कर दिया ताकि सभी जो महिलाएं हैं वो बदलाव की मांग कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तर्कसंगतता और सामाजिक समानता की दिशा में कदम किस तरह से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक सिद्धांतों के आधार पर महिला शिक्षा और स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना की बात की ताकि जो महिला हैं वो अपनी पुनर्स्थापना या ये कहें स्वतंत्रता की मांग कर सकें। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया ताकि जो ये जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर किया जा सके और समाज में समान स्थितियां पैदा हो सकें। यह समझते हुए कि अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियां आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अशिक्षा और सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षित महिला ही स्वास्थ्य और संस्कृत समाज की नींव रख सकती हैं। इस प्रकार शिक्षा ने न केवल ज्ञान दिया बल्कि तर्कसंगत विचार को बढ़ावा दिया, जिससे समाज व्यापक भेदभाव और असमानता को चुनौती दी जा सकी। यानी यही सारे कारण थे जिसकी वजह से हम एक तरह से व्यापक रूप से जो भेदभाव था उसको एक तरह से चुनौती दे पाए। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय समाज में पश्चिमी आधुनिकता के विचारों को परिक्षेपित किया, जिससे पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य के साथ एक अंतर्निहित संघर्ष पैदा हुआ। यानी एक तरह से जो संघर्ष था वो पैदा हो गया था। ब्रिटिश सत्ता का लक्ष्य प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीयों को ढालना था, लेकिन शिक्षा के बहुआयामी प्रभाव हुए, जिससे रूढ़िवादी समाज ढांचों विशेष रूप से महिला शिक्षा के संबंध में को चुनौती दी। यानी हम कह सकते हैं कि महिला जो शिक्षा थी उसकी भी संबंध में अब चुनौती आने लगी और समाज सुधारकों को सती, बाल विवाह और विधवाओं की स्थिति जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए कानून और सामाजिक आधार प्रदान किए गए। यानी सामाजिक जो आधार थे ये कहूँ ये जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। अप्रत्याशित रूप से इसी शिक्षा ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया और स्वतंत्र संग्राम में महिलाओं सहित भारतीयों की सक्रिय भागीदारी को प्रेरित किया। यानी डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्टली ये जो क्रियाएं हो रही थी, ये जो चीज़ें हो रही थी, इन्होंने ही स्वतंत्र भारत के लिए प्रेरित भी किया था। कुल मिलाकर औपनिवेशिक शिक्षा ने आधुनिक भारत की शिक्षा प्रणाली की नींव रखी और महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया। हालांकि यह प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। यानी हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के इसने जो महिला है उन्हें सशक्त बनाया और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित भी किया और ये प्रक्रिया अभी भी आरंभ है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए अभी भी आपको कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई दिखाई दे देंगी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे ये जो ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसमें आपको ये सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एंड हमारे नोट्स भी आप यहाँ देख सकते हैं जिनकी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।